आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो ऐसे इंसिडेंट्स बताऊंगा जिनको जानने के बाद आपको उनके ऊपर हो सकता है विश्वास ना हो। क्यों? क्योंकि वो इतने ज्यादा अनबिलीवेबल हैं जिसको मेरे माइंड के अंदर रजिस्टर होने में भी काफी टाइम लगा। इसके अलावा मुझे आपसे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी करनी है कि बहुत सारे लोग आजकल मुझे मैसेजेस के अंदर या फिर मुझे कमेंट्स में ये आकर बताते हैं कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर एनिमेशंस का यूज करूं, बट नहीं, मैं एक स्टोरी टेलर हूं और मुझे एनिमेशंस वगैरह डिजाइन करना इन वीडियोस के अंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, मैं आपको मेन जो कैरेक्टर्स होते हैं, मेन जो जगह होती हैं, वो जितना हो सकता है मैं आपको वीडियोस के अंदर दिखाना पसंद करता हूं और दिखा भी देता हूं। बट कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं यूट्यूब की जो मैं नहीं दिखा पाता, और उसके बदले मैं आपको इंस्टा के ब्रॉडकास्ट चैनल के ऊपर वो फोटोज और वीडियोस दिखाता हूं। सो आप अगर किसी भी इंसिडेंट को स्टोरी फॉर्मेट के अंदर सुनना पसंद करते हैं तो या आप बिल्कुल सही जगह के ऊपर हैं। आप सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक जरूर कर लें, इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ, मेरी इन्फो आप तक पहुंच चुकी है। कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। हमारी इस पहली स्टोरी के लिए हमें जर्मनी के फोल्डा शहर के अंदर जाना होगा और दिन था 7 दिसंबर 1993 यानी कि 7 दिसंबर 1993 का, जब सुबह सुबह ही इसी शहर के एक हॉस्पिटल में मौजूद 33 साल की डायन नाम की यह महिला अपने सामने खड़ी हुई नर्स को बहुत देर से घूर रही थी। एक्चुअल में वो नर्स उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ के ऊपर वो ब्लड प्रेशर वाला पट्टा लगाकर उसका ब्लड प्रेशर नाप रही थी। एक्चुअल में वो नर्स पहले भी 2-3 बार डायन का ब्लड प्रेशर चेक कर चुकी थी, बट उसको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्यों यहाँ डायन का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है। और अब की बार फाइनली चेक करने के बाद उसने फिर से डायन को कहा कि नहीं डायन, अभी भी तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बात की टेंशन ले रही हो, तुम अपने दिमाग को शांत क्यों नहीं कर रही जिससे तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। बट यहाँ डायन ने कहा कि मैं तुम्हारी बात सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं, मुझे पता है मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, हमेशा से ही हाई रहता है। आफ्टर ऑल डायन हॉस्पिटल के अंदर भी इसलिए आई थी क्योंकि उसको पिछले काफी दिनों से अपने शरीर के अंदर बहुत अजीब सा फील हो रहा था। बहुत जल्दी वो थक जा रही थी, बहुत जल्दी उसको नींद भी नहीं आती, पूरी रात इधर उधर देखकर वो अपनी बिता रही थी, इसलिए उसने डॉक्टर के पास जाना जरूरी समझा। असल में डायन अमेरिका की रहने वाली थी, बट वो अपने पति स्टीफन शेप के साथ यहाँ जर्मनी में शिफ्ट हो चुकी थी क्योंकि उसके पति की आर्मी में नौकरी थी और वो यहीं जर्मनी के फोल्डा शहर में मौजूद सिकल्स फील्ड आर्मी बेस के ऊपर अपनी नौकरी कर रहा था। और कुछ दिनों पहले ही डायन और स्टीफन को यह पता लगा था कि हाँ, डायन फाइनली अब प्रेग्नेंट दोबारा से हो चुकी है। पहले भी डायन काफी बार प्रेग्नेंट हुई, बट उसका कोई भी बच्चा टिक नहीं पाया, बहुत बार उसका मिसकैरेज हो चुका था। अब फाइनली जैसे वो दोबारा से प्रेग्नेंट हुई, उसको फिर से एक बार अपने शरीर के अंदर ब्लीडिंग महसूस हुई और उसको लगा कि कहीं ये भी अब की बार दोबारा मिसकैरेज ना हो जाए। उसने अपने पति को बिना बताए सीधा डॉक्टर के पास अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करी, डॉक्टर से मिलने के लिए गई। डॉक्टर ने जब चेक किया तो डॉक्टर ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्लीडिंग बिल्कुल नॉर्मल सी है, लेकिन फिर भी हमें तुमको अपनी निगरानी में रखना पड़ेगा, तो क्यों ना तुम एक हफ्ते के लिए हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ और हम तुम्हारी देखभाल कर लेंगे। अगर ये ब्लीडिंग नहीं रुकी तो हम देखेंगे कि आगे हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर रहते हुए डायन का सब कुछ ठीक, उसके वाइटल्स एकदम ओके आ रहे थे, बट जो उसका ब्लड प्रेशर था वो स्टार्टिंग डे से ही, जिस दिन वो एडमिट हुई थी उसी दिन से उसका ब्लड प्रेशर एकदम हाई चल रहा था। और डॉक्टर इस कारण को जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेकर डायन बहुत ज्यादा टेंशन ले रही है और उस टेंशन की वजह से डायन का बीपी हाई होता जा रहा है। खैर, उस नर्स ने डायन का बीपी दोबारा से चेक किया और दोबारा से हाई मिलने पर उसने अपने वो बीपी के पैरामीटर्स को नोट किया अपनी डायरी के अंदर और जस्ट अपनी बीपी वाले सामान को तामझाम को पैक करके अपने साथ अपने कमरे से बाहर ले गई। अब फिर से डायन अपने कमरे के अंदर बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। वो ऊपर देखते हुए जस्ट ये सोचने लगी कि आखिर उसकी जिंदगी के अंदर क्या चल रहा है और ये जो प्रेगनेंसी वो जो संभाल रही है, क्या सच में प्रेगनेंसी उसकी पूरी हो पाएगी। ये सोचते सोचते ही डायन को दोबारा से अपने कानों के अंदर फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देने लगी और जैसे उसने अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, एकदम से दरवाजा बहुत जोर से ओपन हुआ और सामने उसका कोई और नहीं बल्कि पति ही खड़ा था, स्टीवन, जो कि सामने डायन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान, ऑब्वियसली वो भी बहुत ज्यादा परेशान था कि उसकी पत्नी इन हालातों के अंदर हॉस्पिटल में पड़ी है। खैर, जैसे ही स्टीफन ने डायन को देखा, उसने डायन की तरफ देखकर स्माइल किया और जस्ट अंदर जाते हुए साइड में ही मौजूद जो कुर्सी वहां पर पड़ी हुई थी उस कुर्सी पर बैठकर डायन के हाथ को पकड़कर उसके सामने एक स्माइल के साथ जस्ट उससे बहुत सारे सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था। असल में पिछले काफी दिनों से इन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। इन दोनों के बीच काफी ज्यादा
डिस्टेंस बन चुका था और ऑब्वियसली इस प्रेगनेंसी के बाद स्टीफन को तो खासकर उम्मीद थी कि जो इन दोनों के बीच में खटपट चल रही है उस प्रेगनेंसी की वजह से, इस बच्चे की वजह से ये दोनों वापस से एक बार फिर से क्लोज हो जाएंगे और ये जो डाइवोर्स लेने का फैसला डायन ने लिया हुआ है वो इस फैसले को टाल देगी। वो दोबारा से उसके पास आ जाएगी और हाथ पकड़कर वो डायन को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो हम दोनों की जिंदगी अभी पूरी पड़ी हुई है, हम दोनों को अपना फ्यूचर भी बनाना है, हमारे बच्चे भी जो होंगे उनकी भी देखभाल करनी है। अगर तुम इस तरीके से डाइवोर्स ले लोगी तो हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा और खास तौर पर मेरा क्या होगा। पर डायन ने एक बार फिर से अपने दिल के ऊपर पत्थर रखते हुए सामने बैठे हुए स्टीफन को मना कर दिया कि नहीं स्टीफन, जो भी कुछ हुआ उसको तुम अब भूल जाओ और मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ये जो बच्चा है या तो होगा या फिर अगर मिसकैरेज हो गया तो भी कोई बात नहीं, अगर हो गया तो मैं इसकी देखभाल अच्छे से कर सकती हूँ, तुमको इसके अंदर इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है और मेरा डाइवोर्स का फैसला बिल्कुल फाइनल है और मैं इसको लेकर रहूंगी। जिसके बाद स्टीफन ने दोबारा से डायन के हाथ को कसकर पकड़ा और उसको रिक्वेस्ट करने लगा, लेकिन फिर से डायन ने क्लियर कट मना कर दिया और अब की बार स्टीफन ने डायन के इस फैसले को रिस्पेक्ट दी और ठीक है, उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, हम दोनों एक दोस्त तो बनकर रह सकते हैं और एज ए फ्रेंड मैं तुम्हारा सामान जो हमारे घर पर पड़ा हुआ है, जो तुमको हॉस्पिटल के अंदर रहते हुए जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली, और वो मैं सामान वहां से उठाकर क्यों ना मैं तुम्हारे पास ले आऊं। अब अंदर से तो डायन उसको मना कर रही थी कि नहीं, घर पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ सब कुछ मिल रहा है, बट दोबारा से स्टीफन ने उसको कंपेल किया कि मैं घर जाकर तुम्हारा सारा सामान ले आता हूँ, जो भी जरूरत की चीजें हैं, खाने पीने की या फिर और भी बेसिक नीड्स की चीजें, वो सारा मैं अपने बैग के अंदर डालकर ले आऊंगा, तुम्हारे पास में रख दूंगा और तुम्हारी हॉस्पिटल वाला टाइम वो इजीली कट जाएगा। अब डायन ने ऑब्वियसली इस चीज के लिए मना नहीं किया और कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम घर जाकर मेरा ये सामान लेकर आ सकते हो। ये बात सुनकर स्टीफन खड़ा हुआ, उसने डायन को लेटे लेटे ही हक किया, जोर से हक किया और वापस अपने कमरे को दरवाजा बंद करके वहां से निकल चुका था डायन के घर से, यानी कि खुद के ही घर से और सारा सामान लेकर आने के लिए। शाम के तकरीबन 5 बज चुके थे। डायन जिस कमरे में मौजूद थी उसके साइड में ही एक बेड साइड टेबल के ऊपर फोन रखा हुआ था और वो फोन शाम के 5 बजे तकरीबन बजा और ये फोन किसी और ने नहीं बल्कि डायन के पति स्टीफन के बहुत ही खास दोस्त, बिल्कुल एक बेस्ट फ्रेंड ग्रेगरी नाम के एक बंदे ने किया था। और जैसे ही डायन ने वो फोन उठाया, ग्रेगरी सामने से पूछने लगा कि डायन, मुझे पता चला तुम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो, तुम्हारे फिर से ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो सारी तबीयत का हालचाल जानने के बाद उसने कहा कि मुझे स्टीफन भी मिला था, उसने मुझे सब कुछ तुम्हारे बारे में बताया और मैं तुमसे बस यही कहना चाहूंगा कि तुम स्टीफन के साथ वापस एक साथ रहने लग जाओ, क्योंकि स्टीफन सारा दिन मेरे आगे रोता रहता है। तुम्हारे साथ वापस जाने के लिए तुम दोनों क्यों ना दोबारा से तुम्हारा घर बसा लो। अब जैसे ये चीजें सामने मौजूद डायन सुन रही थी, उसने क्लियर कट ग्रेगरी को मना कर दिया कि नहीं, ये सब कुछ चीज नहीं हो सकती दोबारा से, मैं उस इंसान के साथ अब दोबारा नहीं रहना चाहती और मेरा डाइवोर्स का फैसला एकदम फाइनल है। इससे पहले कि ग्रेगरी और कुछ बोल पाता डायन को या फिर डायन उससे और कोई बात कर पाती, इतने में ही इन दोनों का फोन एकदम से कट गया और सामने मौजूद डायन अपने फोन को देखने लगी कि कहीं उसका फोन खराब तो नहीं हो गया, क्योंकि एकदम से ग्रेगरी ने फोन काट दिया। खैर ये चीज डायन को ऑब्वियसली अजीब तो लगी, बट उसने इस चीज के बारे में कोई ज्यादा नोटिस नहीं किया, उसने भी जस्ट अपना फोन साइड में रखा और आराम से अपना रेस्ट करने लगी। इसके तकरीबन 30 मिनटों बाद उसके कमरे का दरवाजा एकदम से बहुत जोर से खुला और जैसे ही वो खुला, सामने मौजूद डायन एकदम से सोई हुई थी उस टाइम पर, और जैसे उसने उस दरवाजे के खुलने से आवाज से उसकी नींद टूटी और उसने अपना मुंह दरवाजे की तरफ घुमाया और सामने जो चीज मौजूद थी उसको देखकर वो इतनी ज्यादा हैरान हुई कि वो उस सीन को अपनी पूरी जिंदगी कभी भूल नहीं पाएगी। तो मॉर्निंग में डायन का पति स्टीफन उससे जब मिलने आया था, उसको हक वगैरह करके उसको ये बोल कर गया था कि वो तुम्हारे घर जा रहा है, वहां से तुम्हारा सामान लेकर वापस आएगा। उस टाइम पर जब वो उसको हक करके बाहर निकला, सीधा उसने अपना जिम बैग उठाया, अपनी गाड़ी के अंदर रखा और गाड़ी लेकर सीधा वो डायन के घर पर पहुंचा और वहां जाकर, क्योंकि उसके पास दूसरी चाबी थी, उसने घर का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर वो इधर उधर से सारा सामान अपने जिम बैग के अंदर डालने लगा और फाइनली वो डायन के बेडरूम के अंदर गया और बेडरूम के अंदर जाते ही उसकी वो पुरानी यादें दोबारा से ताजा हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि एक टाइम पर ये स्टीफन का भी बेडरूम हुआ करता था। ये दोनों ही लोग यानी कि स्टीफन और डायन इसी कमरे के अंदर आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। सामने दीवारों पर टंगी हुई अपनी फोटोज देखकर वो सारी मेमोरीज उसके माइंड में घूमने लगी। सामने दीवार पर शादी वाली फोटोज भी टंगी हुई थी। उन फोटोज को देखकर एकदम से वो सैडनेस के अंदर जा चुका था स्टीफन कि ये सारी चीजें आखिर उसके साथ ही क्यों हो रही हैं, क्यों हम दोबारा फिर से एक साथ नहीं रह सकते। ये चीज स्टीफन को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। खैर उसने जस्ट अपनी जिम बैग को दोबारा से खोला, इधर उधर से बेडरूम से सामान उठाकर उसके अंदर रखने लगा और फाइनली अब वो निकलने के लिए तैयार था। अब जैसे ही स्टीफन डायन के बेडरूम से निकलने वाला था, तभी उसका ध्यान बेड साइड टेबल पर ही गया, जो उनके बेड के बिल्कुल बराबर में टेबल रखी हुई थी छोटी सी। उस टेबल के ऊपर गया। उस टेबल पर एक्चुअली में एक कार्ड उल्टा करके रखा गया था और
जैसे उसने उस कार्ड को देखा वो तुरंत भागकर उस कार्ड के पास गया, उस कार्ड को उठाकर देखने लगा। खैर ये चीज़ भी उसके लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थी। उसने उस कार्ड को भी अपने बैग के अंदर डाला और इधर उधर पूरे कमरे के अंदर चक्कर लगाने लगा। वो बस ये सोच रहा था कि कोई तरीका ऐसा मिल जाए जिससे वो डायन को अपनी ज़िंदगी के अंदर वापस ले आए। कोई तो तरीका ऐसा होगा, कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा जो डायन को वापस उसकी ज़िंदगी के अंदर ला सकता है, या फिर कोई ऐसा गिफ्ट मैं डायन को दे दूं जिसको देखकर उसको ऐसा लगे कि हाँ आज भी स्टीफन उससे उतना ही प्यार करता है और इस प्यार को देखकर वो वापस उसकी जिंदगी में आ जाए। ये सब सोचते हुए स्टीफन उस बेडरूम से बाहर निकला। उसने उस बेडरूम को लॉक किया, घर को लॉक किया, घर से बाहर निकलकर अपना वो बैग साथ में उठाकर गाड़ी में रखा और गाड़ी को ड्राइव करते हुए बजाय सीधा हॉस्पिटल जाने के वो सीधा अपने उस आर्मी फील्ड जहां पर वो नौकरी कर रहा था आर्मी की, उस आर्मी बेस के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा अपनी गाड़ी में। और यहाँ उसकी सीधी नजर आर्मी बेस के ऊपर थी। वो एक्चुअल में एक चीज को ढूंढ रहा था और काफी बार जब उसने चक्कर लगा लिए अपने इस एयरफील्ड बेस के, तब उसको फाइनली सामने कैफेटेरिया दिखाई दिया जहां पर वो सारे आर्मी वाले लोग, आर्मी जितने भी सैनिक थे वो सारे लोग मिलकर खाना वाना खाते हैं। तो जैसे ही उसने उस कैफेटेरिया को देखा फाइनली उसको ये माइंड में आया कि हाँ जो वो चीज़ ढूंढ रहा है वो उसको इस कैफेटेरिया के अंदर मिल जाएगी। फाइनली उसने अपनी गाड़ी को कैफेटेरिया की पार्किंग में पार्क किया, गाड़ी से बाहर निकला और सीधा उस कैफेटेरिया के अंदर गया। वहां जाकर देखने लगा कि आखिर जो वो चीज़ ढूंढ रहा है वहां पर अवेलेबल है या नहीं। वो आगे भी गया, वहां जाकर जितने भी काम कर रहे थे वो जो वर्कर्स थे कैफेटेरिया के, वहां जाकर उनसे पूछने लगा अपनी चीज़ के बारे में जो उसको चाहिए थी, बट सभी ने मना कर दिया कि नहीं उनके पास नहीं है और ना ही उनको पता कि आखिर वो कहां मिलेगी। सामने मौजूद जितने भी सैनिक बैठकर खाना वाना खा रहे थे उनको भी देखने के बाद बट उसको वहां पर भी वो चीज नहीं मिली। खैर यहाँ स्टीफन अपना छोटा सा मुंह लेकर कैफेटेरिया से बाहर आया, अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा और गाड़ी में बैठने से पहले उसकी नजर साइड में ही मौजूद पार्क के अंदर लगे हुए एक टेलीफोन बूथ पर गई। और जैसे उसने टेलीफोन बूथ को देखा वो समझ चुका था कि हाँ उसको ये चीज यहीं पर मिलेगी, जो उसको चाहिए है वो उसको इसी टेलीफोन बूथ के अंदर मिलेगी। वो तुरंत भागकर सीधा उस टेलीफोन बूथ के पास गया। उस टेलीफोन बूथ पर जैसे ही वो पहुंचा उसने उसके अंदर देखा और फाइनली उसको वो चीज वो मिल चुकी थी और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश भी हुआ। और उसके 30 मिनटों बाद वो भागते भागते सीधा डायन वाले हॉस्पिटल में गया। वहां जाकर डायन का दरवाजा बहुत जोर से खोला, डायन की नींद टूटी। डायन ने जैसे उस दरवाजे की तरफ देखा वो इतनी ज्यादा हैरान कि वो सीन वो कभी भूल नहीं पाएगी। खैर वो अंदर आया, उसने अपने बैग को खोला। एक्चुअल में वो जो चीज लेकर आया था वो उसको टेलीफोन बूथ पर मिली थी। उसने उस चीज को उस बैग से बाहर निकाला और सीधा डायन के सामने रख दिया कि ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूं जो किसी और को कभी मिल ही नहीं सकता। और वो गिफ्ट देखकर डायन इतनी जोर से चिल्लाई कि पूरे के पूरे हॉस्पिटल के अंदर उसकी आवाज गूंजी और बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारा स्टाफ सीधा डायन के कमरे के अंदर घुस चुका था देखने के लिए कि आखिर यहाँ क्या बीमारी है। सो बैक टू मॉर्निंग, जिस टाइम पर पहली बार ये स्टीफन डायन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आया था, उसका हालचाल पूछने के लिए आया था, उसका हाथ पकड़कर बैठा था और प्यार भरी बातें कर रहा था डायन के साथ। और डायन को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि डायन अब देखो हमारा बच्चा भी हो जाएगा तो क्यों ना तुम वापस मेरे साथ रहने लग जाओ और हम अपनी जिंदगी दोनों बहुत अच्छे से बिताएंगे। बट डायन ने साफ मना कर दिया। अब जैसे उसने उसकी ना सुनी स्टीफन को एक कंट्रोल ही नहीं हुआ और वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसने बार बार डायन को कन्विंस करने की कोशिश करी बट डायन ने साफ मना कर दिया। और इसके बाद बेचारा स्टीफन बहुत ज़्यादा टूट चुका था। वो अंदर से उसको इतना ज़्यादा झटका लगा कि उसकी पत्नी उसको छोड़कर जा रही है और एक झटका अभी और लगना बाकी था। क्यों? क्योंकि इसके बाद डायन ने उसको एक ऐसी चीज बताई जिसको सुनकर बेचारा स्टीफन बिल्कुल अंदर से दहल चुका था। डायन ने कहा उसको कि देखो तुम बच्चे की बात कर रहे हो कि अगर ये बच्चा हो गया तो हम दोनों के बीच में प्यार वापस आ जाएगा, हम दोनों अच्छे से रह पाएंगे, बट मुझे पता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। उस टाइम पर तो स्टीफन ने कुछ भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया डायन के आगे कि हाँ किसका है बच्चा बताओ। उसने कोई भी गुस्सा नहीं किया, उसने जस्ट इस चीज़ को कंट्रोल किया और कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ लेकिन मुझे एक मौका तो दो मुझे तुम्हारी हेल्प करने का, कि मैं तुम्हारे घर पर जा पाऊँ, वहाँ तुम्हारे लिए सामान वगैरह लेकर आ पाऊँ, तुम्हारी उससे मदद हो जाएगी। मैं तुम्हारी ऑब्वियसली एक फ्रेंड के तरीके से मदद करना चाहता हूँ। और उसके बाद स्टीफन सीधा उसके घर गया, वहाँ जाकर सारा सामान इकट्ठा करने लगा। वो बेडरूम में गया, वहाँ जाकर वो फोटोज़ वगैरह देखकर वो सारी मेमोरीज उसके माइंड में जैसे रिपीट हुई वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुका था। अब एक साइड तो वो टूटा हुआ था, एक साइड उसके मन में गुस्सा भी था कि आखिर ऐसा क्या हुआ
किस रीजन की वजह से ये शादी उसकी टूट रही है। बट उस कमरे से बाहर निकलते हुए जैसे उसने वो कार्ड देखा बेड साइड टेबल के ऊपर, उसने उस कार्ड को जाकर उठाया, उसको पढ़ने लगा और वो कार्ड बिल्कुल एक फैमिलियर नाम का था। जी हाँ, वो उसको पहले भी जानता था। ये एक्चुअल में डायन का एक दोस्त था जो पहले भी काफी बार उसके पास उसके घर पर आता जाता रहा है, उसका हालचाल पूछने के लिए, उसको सामान वगैरह देकर जाता रहा है और अपनी फ्रेंडशिप को यानी कि डायन और उसके दोस्त की फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करने के लिए वो पहले भी काफी बार उसको कार्ड्स वगैरह देता रहा है। और जैसे उसने फिर से इस कार्ड को देखा, वो समझ चुका था कि यहाँ नहीं, कुछ तो यहाँ पर दिक्कत है और बहुत भयंकर दिक्कत है। यहाँ पर स्टीफन को समझ आ चुका था कि डायन ने उसको बताया कि ये बच्चा उसका नहीं है और हो सकता है कि ये जो फ्रेंड बार बार उसको एक कार्ड्स वगैरह देता है, अपना प्यार सामने दिखाता है, हो सकता है दोस्त दोस्त ना हो, दोस्त से बहुत कुछ बढ़कर हो और हो सकता है ये जो बच्चा है वो भी उसी दोस्त का हो। वो समझ चुका था कि यहाँ उसे अब आगे क्या करना है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझोगे। अभी तक ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि बेचारे स्टीफन का ही बेस्ट फ्रेंड ग्रेगरी ग्लोवर, जिसने फोन किया था शाम को 5 बजे के आसपास डायन का हालचाल जानने के लिए। यहाँ स्टीफन समझ चुका था कि उसका ही बेस्ट फ्रेंड उसके पीछे से उसकी पत्नी को डेट कर रहा है और इसी ग्रेगरी के आगे बेचारा स्टीफन जा जाकर रोता रहा इतने लंबे टाइम से कि उसको उसकी पत्नी वापस चाहिए है, कोई है जो उसके दोनों के बीच में आ रहा है, कोई है जिसके वजह से हमारा प्यार बढ़ रहा है। बट उस टाइम पर ग्रेगरी ने 1% भी रिएक्ट नहीं किया। वो जस्ट स्टीफन को भी समझाता रहा कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो डायन को भी समझाता रहा कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम दो। बट बेचारे स्टीफन को पता ही नहीं था कि उसके पीठ पीछे ये दोनों आखिर क्या गुल खिला रहे हैं। उस कार्ड को देखते ही स्टीफन समझ चुका था कि आखिर क्यों यहाँ पर ये दोनों लोग मुझे कंपेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये शादी खत्म हो जाए और उसके बाद ग्रेगरी डायन के साथ शादी करके अपना अलग घर बसाए। और ये चीज जैसे ही उसके माइंड में आई, स्टीफन का दिमाग ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे तरीके से हिल चुका था। उसको समझ आ रहा था कि आगे अब उसको क्या करना है। उसने घर से निकलने से पहले किचन से ही एक बहुत बड़ा चाकू अपने साथ अपनी जेब में रखा और सीधा जाकर अपनी गाड़ी में बैठा। गाड़ी में बैठकर सीधा वो उस एयरफील्ड बेस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। उसको पता था कि ग्रेगरी आसपास ही कहीं होगा। वो ग्रेगरी से जाकर सीधा फेस टू फेस मिलना चाह रहा था। बट एयरफील्ड बेस के चारों तरफ इतने सारे चक्कर मारने के बाद भी उसको ग्रेगरी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसने अपनी घड़ी के अंदर टाइम देखा कि आगे टाइम क्या हो रहा है। टाइम था शाम के तकरीबन 5 बजे के आसपास का। उसको लगा कि हो सकता है इस टाइम पर सारे सैनिक अपने मेस हॉल के अंदर हो, उसी कैफेटेरिया के अंदर हो शाम का नाश्ता वगैरह करने के लिए। और इसी का फायदा उठाते हुए सीधा स्टीफन उसी कैफेटेरिया के पास गया। वहां जाकर गाड़ी पार्क करी, अंदर जाकर देखने लगा कि ग्रेगरी कहां पर है। बट उसको ग्रेगरी कहीं भी अंदर दिखाई नहीं। उसने अंदर स्टाफ से पूछा कि क्या ग्रेगरी आया था। सभी ने मना कर दिया। जो सामने सैनिक बैठे हुए थे, नाश्ता कर रहे थे, उनसे पूछा कि क्या किसी ने ग्रेगरी को देखा है। बट सभी ने मना कर दिया कि नहीं, हमको नहीं पता ग्रेगरी कहां पर है। वो अपना छोटा सा मुंह लेके उससे बाहर निकला और अपनी गाड़ी के पास जाने लगा। बट तभी उसको सामने वो फोन बूथ दिखाई दिया और उस फोन बूथ के अंदर एक सैनिक सामने फोन पर बात कर रहा था। जैसे ये चीज इस स्टीफन ने देखी, वो तुरंत भागकर उसी फोन बूथ पर गया। वहां जाकर देखा तो सामने ग्रेगरी फोन पर बात कर रहा था और वो फोन पर बात किसी और से नहीं बल्कि डायन से ही कर रहा था। शाम के 5 बजे उसका हालचाल जानने के लिए कि आखिर अब उसकी तबीयत कैसी है। स्टीफन सीधा भागकर उसी फोन बूथ पर गया। वहां जाकर उसका दरवाजा खोला, अंदर मौजूद ग्रेगरी को बाहर खींचा, उसको नीचे लेटाया और उसके छाती के ऊपर बैठकर उसकी छाती के अंदर चाकू ही चाकू मारने लगा। इतने चाकू मारे कि ऑन द स्पॉट ग्रेगरी की मौत हो चुकी थी। बट इस टाइम पर स्टीफन को यह नहीं पता था कि ग्रेगरी इस फोन बूथ के अंदर खड़ा होकर उसी की पत्नी डायन से बात कर रहा है हॉस्पिटल के अंदर। और इसीलिए वो फोन एकदम से अचानक से कट गया था, जिस टाइम पर डायन को बहुत अजीब लगा था कि एकदम से ग्रेगरी ने फोन क्यों काट दिया, क्या उसका फोन खराब हो गया। बट नहीं, यहां उस टाइम पर ग्रेगरी को इस स्टीफन ने झप लिया था और झपते उसकी छाती के ऊपर बैठकर चाकू ही चाकू मारकर उसकी वहीं पर हत्या कर दी। ग्रेगरी ने भी अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करी। ऑब्वियसली दोनों सैनिक थे, दोनों हट्टे कट्टे, बट फिर भी यहाँ पर स्टीफन उसके ऊपर हावी हो चुका था और इतनी बार चाकू लगने की वजह से ग्रेगरी की ऑन द स्पॉट मौत हुई। और आसपास खड़े जो लोग देख रहे थे उनमें से किसी एक ने भी बचाने की कोशिश नहीं करी यहाँ पर ग्रेगरी को। खैर यहाँ अपना सारा काम निपटाने के बाद फाइनली स्टीफन खड़ा हुआ। उसने आसपास लोगों को देखा, सारे लोग उसको देख रहे थे। उसने अपनी नीचे जो चीज पड़ी हुई थी उसको उठाया और अपने बैग के अंदर डालकर वो बैग लेकर सीधा अपनी गाड़ी में गया। गाड़ी के अंदर बैग रखा, गाड़ी को स्टार्ट करके सीधा उसी हॉस्पिटल में गया डायन से मिलने के लिए। और जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचा शाम के तकरीबन 5:30 बजे के आसपास, उस टाइम पर डायन सो रही थी। उसने बहुत जोर से झटके से डायन के कमरे का दरवाजा खोला और उस कमरे के दरवाजे को खोलकर उसके जो आवाज थी उससे डायन की नींद खुली। उसने सामने की तरफ देखा, सामने
स्टीफन खड़ा था अपने हाथ में एक बैग पकड़े हुए, और स्टीफन ने जैसे ही डायन को सामने की तरफ देखा वो उसके पास चल कर गया, अपने हाथ में बैग ऐसे पकड़कर। डायन की आंखें उसी बैग के ऊपर हैं, सामने उसको दिख रहा है कि स्टीफन का शरीर पूरा खून से लथपथ है, उसको भी डर लग रहा था। और जैसे ही उसने उस बैग को पकड़कर डायन के सामने उसकी जिप खोली, उसकी चैन खोली, उसके अंदर से उसने एक चीज निकाली और सामने सीधा डायन के चेहरे के ऊपर रखी, मतलब कि चेहरे के सामने रखी। ये चीज कुछ और नहीं बल्कि ग्रेगरी का कटा हुआ फेस था, मतलब कि ग्रेगरी का कटा हुआ चेहरा वो साथ में अपने काट कर लेकर आया था, इस बैग के अंदर डालकर, और उस बैग को खोलकर उसने उस चेहरे को बाहर निकाला, डायन के सामने रखा और कहा कि देखो ये है तुम्हारे लिए गिफ्ट। डायन को अच्छे से वो चेहरा दिखाने के बाद वो जो बेड साइड टेबल थी जहां पर फोन रखा हुआ था डायन का, उसी टेबल पर डायन की तरफ चेहरा करते हुए ग्रेगरी का उसने वो चेहरा वहीं पर रखा, और जस्ट ये चीज देखते ही डायन बहुत जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ग्रेगरी का कटा हुआ चेहरा दिखाने के बाद स्टीफन कमरे के कोने में जाकर बैठ गया, क्योंकि उसे पता था कि अब सभी लोग आ जाएंगे, सारा स्टाफ आ जाएगा और उसको जरूर पुलिस के हवाले कर देगा। वो अपने इंतजार कर रहा था कि कब उसको पुलिस वाले आकर गिरफ्तार करेंगे, और फाइनली कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर आ गई। पुलिस वालों ने स्टीफन को गिरफ्तार किया, और उससे पूछताछ करने पर जब उसने बताया कि आखिर ये आइडिया उसको दिमाग में कैसे आया कि उसका कटा हुआ चेहरा वो गिफ्ट में लेकर जाए, जी हाँ, वही जिम बैग, जो जिम बैग वो यूज कर रहा था उस सामान को कलेक्ट करने के लिए, वो जिम बैग किसी और कंपनी का नहीं बल्कि हेड कंपनी का था, जो कि जर्मनी के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। और जैसे उसने उस जिम बैग को देखा उसके ऊपर बड़ा बड़ा हेड लिखा हुआ था, और इसीलिए उसको ये आइडिया आया कि क्यों ना इस हेड के जिम बैग में मैं एक हेड डालकर लेकर जाऊं अपनी पत्नी के लिए। खैर उसका केस मिलिट्री कोर्ट के अंदर चला, और फाइनली मिलिट्री कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया कि स्टीफन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा दी गई, जिसके अंदर वो कभी जमानत के ऊपर भी बाहर नहीं आ सकता, मतलब कि ये सजा गैर जमानती सजा थी। 20 अक्टूबर 1986 के दिन कैप्टन अलेक्जेंडर क्लीवर अपना एक छोटा सा पैसेंजर प्लेन रशिया के एक एयरपोर्ट के ऊपर लेओवर के लिए लैंड करने वाले थे। इस प्लेन के अंदर टोटल 94 लोग मौजूद थे, जिसके अंदर 10-12 क्रू मेंबर्स और बाकी 80 के आसपास पैसेंजर्स आराम से बैठकर अपनी यात्रा कर रहे थे। और जैसे ही कैप्टन को एहसास हुआ कि हाँ अब उसका प्लेन उसके लेओवर एयरपोर्ट के लिए पास पहुंच चुका है, अब उसको लैंड करना होगा, और लैंड करने के लिए जो जो स्टेप्स उसको फॉलो करने थे वो सारे माइंड में आए। और इसी माइंड में अब एक और ख्याल आ चुका था, और वो था बोरियत का। जी हाँ, कैप्टन अलेक्जेंडर बहुत ज्यादा बोर हो चुके थे इस प्लेन से, और इस प्लेन को बार बार लैंड करवा के टेक ऑफ करवा के बहुत ज्यादा वो बोर हो चुके थे। पहले भी उन्होंने काम काफी बार किया था, और अपनी नौकरी जब उन्होंने एज ए पायलट शुरू करी थी तब उनको लग रहा था कि कैप्टन की नौकरी तो एकदम एडवेंचरस रहेगी, एकदम थ्रिल रहेगा, कभी इधर जाना है कभी उधर जाना है, मजे ही मजे, सब कुछ परफेक्ट रहेगा। बट नहीं, इतने टाइम तक नौकरी करने के बाद, इस प्लेन के साथ इतने टाइम तक अपना समय बिताने के बाद फाइनली कैप्टन अलेक्जेंडर को लगने लगा कि नहीं, उसकी नौकरी तो एकदम बोरियत भरी हुई है, उसकी जिंदगी के अंदर कुछ भी नया नहीं हो रहा। डेली सुबह उठो, नहाओ धो, कैप्टन वाले सीट के ऊपर आकर बैठो, जहाज उड़ाओ, वापस लैंड कर जाओ और दोबारा से इस चीज को रिपीट करो। ये सारी चीजें सोचते हुए साइड वाली को पायलट की सीट के ऊपर बैठे हुए कैनेडी नाम के वो पायलट, उसकी तरफ अलेक्जेंडर ने अपना मुंह किया और कैनेडी से पूछने लगी कि कैनेडी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है या फिर मुझे तुमको एक आइडिया देना है। जैसे ये चीज कैनेडी ने सुनी, उसी टाइम पर जो नीचे एयरपोर्ट पर मौजूद एटीसी का स्टाफ था, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जो स्टाफ था, जो सारी फ्लाइट्स को कंट्रोल करता है कि कितने बजे कहाँ लैंड करना है, कहाँ से टेक ऑफ करना है, कितनी देर ऊपर वेट करना है, कितनी देर नीचे वेट करना है, वो सारी चीजें एटीसी कंट्रोल करता है। अब एटीसी के टावर के अंदर बैठे हुए लोगों ने नोटिस किया कि इस एयरपोर्ट की तरफ एक प्लेन बहुत तेजी से नीचे आ रहा है, और ना सिर्फ नीचे आ रहा है बल्कि उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर लैंड करने के लिए। और जैसे ये चीज नीचे मौजूद स्टाफ ने सभी ने डिस्कस करी, उन सभी लोगों ने मिलकर अपने रेडियो को उठाया और उस कैप्टन अलेक्जेंडर से कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करी। वो बार बार रेडियो पर बोल रहे थे कि कैप्टन अलेक्जेंडर, तुम बहुत तेजी से नीचे आ रहे हो, तुम्हारे प्लेन का एंगल भी ठीक नहीं है, तुम उसको एडजस्ट करो, अपनी स्पीड को एडजस्ट करो, एकदम सेफली लैंड करो। अगर तुम नहीं कर पाते तो तुम इस लैंडिंग को अबॉर्ट कर दो, यहीं पर दोबारा से रीअप्रोच करना, दोबारा से लैंडिंग करने की कोशिश करना, बट इस तरीके से तो तुम लैंड नहीं कर पाओगे। बट दूसरी तरफ रेडियो पर कैप्टन अलेक्जेंडर ने सब कुछ सुना, बट उसने एक भी चीज का रिप्लाई नहीं दिया। नीचे मौजूद स्टाफ को अपना रेडियो उठाकर उसने एक भी चीज नहीं बोली, वो जस्ट सुन रहा था कि आखिर ये लोग क्या बोल रहे हैं, जिसके बदले में कैप्टन अलेक्जेंडर और कैप्टन कैनेडी ने दोनों ने ही इस चीज को इग्नोर किया। दूसरी तरफ एटीसी के अंदर मौजूद स्टाफ जो ऊपर वाली बिल्डिंग के ऊपर बैठे हुए थे, उन सभी लोगों ने अपने बाहर आसमान में देखा कि ये जहाज बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। अब तो उनको साफ आंखों से भी दिखने लगा है, और ना सिर्फ नीचे आ रहा है बल्कि उसके लैंडिंग गियर्स भी खुले हुए हैं। मतलब ये साफ था कि ना सिर्फ ये जहाज लैंड करेगा बल्कि यहां पर वो बहुत तेजी से नीचे टकराएगा भी। लैंडिंग गियर खुले हुए, मतलब कैप्टन तैयार है
इस जहाज को लैंड करवाने के लिए। ये चीज देखते ही एटीसी स्टाफ ने दोबारा से अपना रेडियो उठा के उसके अंदर चिल्लाना शुरू कर दिया कि हे कैप्टन अलेक्जेंडर, तुम बहुत तेजी से नीचे आ रहे हो, बहुत स्पीड से नीचे आ रहे हो, तुम्हारा एंगल भी प्लेन का बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको भी एडजस्ट करो या फिर तुम इस लैंडिंग को अबॉर्ट कर दो वरना बहुत भयंकर हादसा हो जाएगा। बट कैप्टन अलेक्जेंडर ने एक भी चीज नहीं सुनी। वो जस्ट जिस तरीके से पहले आ रहे थे उसी तरीके से बिल्कुल स्टीप एंगल के ऊपर इस रनवे की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ जहाज के उस कॉकपिट के अंदर कैप्टन अलेक्जेंडर ने कैप्टन कैनेडी को कहा कि मैं तुमसे क्या कुछ पूछ सकता हूं। कैनेडी ने कहा कि हाँ बिल्कुल। यहां पलट में अलेक्जेंडर ने कहा कि क्या तुम इस जहाज को बिल्कुल ब्लाइंडली लैंड कर सकते हो। ये चीज जैसे ही कैनेडी ने सुनी, कैनेडी खुद यहाँ पर बोर हो चुका था इस पूरी फ्लाइट से, इतने बार उसने इस फ्लाइट को उड़ाया था, मतलब कि वो भी जैसा ये अलेक्जेंडर फील कर रहा था बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ कैप्टन कैनेडी भी फील कर रहा था। जैसे ये चीज कैनेडी ने सुनी, उसने कहा कि तुम्हारा आइडिया एकदम अच्छा है, क्यों ना हम इस जहाज को बिल्कुल ब्लाइंडली लैंड करें, क्योंकि जिस तरीके से जितनी बार हमने इस जहाज को उड़ाया है हम इसको सोते सोते भी उड़ा सकते हैं, हम इसको आंख बंद करके भी हर जगह लैंड कर सकते हैं, हर जगह से उड़ा सकते हैं। ये चीज दोनों के माइंड में आई। दोनों ने सोच कर देखी उस टाइम पर अपने जो जितनी भी वो खिड़कियां थी उन खिड़कियों के जो शेड से आगे उनके पर्दे लगे हुए थे उन पर्दों को कवर किया, मतलब कि अब सामने का वो कुछ भी नहीं देख सकते, बाहर क्या हो रहा है वो कुछ भी नहीं देख सकते, वो जस्ट देख सकते हैं अपने कंट्रोलर्स को, अपने सामने लगी हुई स्क्रीन्स को। सामने अब सब कुछ पर्दे लग चुके थे काले रंग के। अब ये प्लेन फाइनली नीचे लैंड करने वाला था इस रनवे के ऊपर। कैप्टन अलेक्जेंडर ने अपने उस स्टीयरिंग को पकड़ा, जो भी उसको बोलते हैं, हैंडल को पकड़ा, जिससे वो पूरे प्लेन को अब कंट्रोल करने वाले थे। दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरे कॉन्फिडेंट कि हाँ हम इसको बिल्कुल ब्लाइंडली लैंड कर लेंगे। दूसरी तरफ से रेडियो वो बार बार चिल्ला रहा है, मतलब कि एटीसी स्टाफ रेडियो के अंदर चिल्ला रहा है और उसकी आवाज़ ऊपर प्लेन में आ रही है कि तुम बहुत गलत तरीके से नीचे आ रहे हो, तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है, तुम्हारा एंगल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस तरीके से तुम लैंड नहीं कर पाओगे, बहुत भयंकर हादसा हो जाएगा, अपने एंगल को ठीक करो, अपनी स्पीड को मेंटेन करो और तब यहाँ पर लैंड करना, वरना अबॉर्ट कर दो इस लैंडिंग को, दोबारा रीअप्रोच करना। बट कैप्टन अलेक्जेंडर और कैप्टन कैनेडी ने एक भी नहीं सुनी। उन दोनों को विश्वास था कि हम एंड मोमेंट पे इस प्लेन को बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से नीचे लैंड करवा सकते हैं। उनको अपने ऊपर विश्वास था। जस्ट उन्होंने रेडियो की जो भी वार्निंग थी उसको इग्नोर किया और जस्ट ये प्लेन धीरे धीरे आते हुए नीचे सीधा रनवे के ऊपर टच किया और जैसे इसने टच किया इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज थी कि सीधा नीचे टच करते ही तीनों के तीनों लैंडिंग गियर्स टूट चुके थे और ये अब जहाज बहुत स्पीड से नीचे घिसटता हुआ उस रनवे के ऊपर आगे बढ़ता रहा। बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि आगे जाकर प्लेन पूरा घूम गया और घूमते ही ये प्लेन कई हिस्सों में टूट गया और टूटते ही इसके अंदर एक बहुत भयंकर धमाका हुआ। धमाका होते ही इसके अंदर एक बहुत भयंकर आग लग चुकी थी। 94 लोग जो इस प्लेन के अंदर सवार थे उनमें से 70 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और उनमें से एक को पायलट यानी कि कैनेडी भी खुद शामिल था, उसकी भी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ कैप्टन अलेक्जेंडर वो इस हादसे में भयंकर रूप से घायल हुआ, उसको हॉस्पिटल में तुरंत भर्ती करवाया गया और बाद में कैप्टन अलेक्जेंडर ने ही सब कुछ बताया कि हमारे माइंड में उस टाइम पर क्या चल रहा था। कैप्टन अलेक्जेंडर को कोर्ट के अंदर पेश किया गया। उसने पूरा कांड बताया कि कैसे उसने इस पूरे कांड को रचा, किस बेस के ऊपर रचा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 15 सालों की सजा सुनाई। 70 लोगों को पी गया, फिर भी 15 साल की सजा सिर्फ। खैर आप मुझे बताइए कि आपको इन दोनों स्टोरीज में से कौन सी ज़्यादा सबसे भयंकर लगी। मुझे नीचे कमेंट्स में आपके रिप्लाई जरूर चाहिए हैं। इसके अलावा अगर आपको इन स्टोरीज की फुटेज और फोटोज बैक स्टोरी जो चाहिए हैं वो आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आकर मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल से ले लीजिएगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट साहिल कंबोज को एंड कमेंट पिक मी टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।